वेलकम टू बिग ड्रीम्स एकेडमी। और यहाँ पर हम क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 1 कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हमने पिछले वीडियो में जहाँ तक पढ़ा था वहाँ से आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देख लेना, उसके बाद यहाँ से आगे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस पार्ट में हम सबसे पहले जो चीज़ पढ़ेंगे वो है कूलाम्स लॉ। तो कूलाम्ब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ निकाला था जो हमें किसी भी दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बताता था कि उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, और इन्हीं की वजह से जो यूनिट है चार्ज का वो कूलाम्ब पड़ा है। अकॉर्डिंग टू कूलाम्ब लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब अगर कोई दो पॉइंट चार्ज हैं और उनके बीच में लगने वाला फोर्स जो अट्रैक्शन या रिपल्सन का होगा वो डिपेंड करता है उनके नेचर पे। अगर वो सेम टाइप के होंगे तो उनके बीच में रिपल्सन का फोर्स लगेगा, और अलग अलग टाइप के होगा तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ये जो फोर्स होगा ये उनके प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2 और वो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो कूलाम्ब लॉ के अकॉर्डिंग F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ओके, यहाँ पे ये दोनों प्रोडक्ट का चार्ज हो गया जो कि फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहाँ पे जो डिस्टेंस है r इसका स्क्वायर हो रहा है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया हमारा फोर्स के। अब इनको अगर हम एक इक्वेशन मान लें, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, और दोनों को कंबाइन करके लिखें तो कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ पे हमने दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिख दिया है। और अगर हम को ये प्रोपोर्शनल सिंबल हटाना है तो हम इसको इस तरीके लिख सकते हैं, F इज इक्वल K Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ पर जो k है ये एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। तो यहाँ पर हम k इज इक्वल्स टू 1/4πε0 लिख सकते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला आता है वो होता है F इज इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ पे जो एप्सिलॉन है इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। ठीक है, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो अगर हम 1/4πε को एप्सिलॉन की वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं तो हमें ये कैलकुलेट होके मिलता है 9 × 10⁹। तो इसलिए 1/4πε0 की जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ हो जाता है। और इस तरीके से जो हमारा फॉर्मूला बन जाता है कूलाम्ब लॉ का वो कुछ इस टाइप से हम लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r²। तो आप इन दोनों फॉर्मूले को याद रखो, और आगे हम जब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। वी नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ होगा। तो कूलाम्स लॉ को भी हम वेक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। माना कि हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, ओके, जिनके पोजीशन वेक्टर R1 और R2 हैं। हमें पता है कि दोनों चार्ज यहाँ पर हमारे पॉजिटिव हैं, तो मतलब कि इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। मान लेते हैं कि जो Q1 से Q2 पर जो फोर्स लग रहा है वो हो गया F12, मतलब Q1 से Q2 पर जो फोर्स लगेगा उसे हम F12 मान लेंगे, और जो Q2 से Q1 पर जो फोर्स लगेगा उसे हम F21 मान लेंगे। और उनका जो कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर फॉर्म हो जाएगा Q1 से Q2, उसको हम R21 लिख सकते हैं। यहाँ पर R21 होगा हमारा R2 माइनस R1, ये इनके बीच का कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर हो गया। अब हमें अगर डायरेक्शन दिखानी है वेक्टर फॉर्म में तो हमें पोजीशन वेक्टर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर R1 से R2 की तरफ भी हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, और R2 से भी R1 की तरफ हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। तो पोजीशन को डिनोट करने के लिए हम R1 से R2 की तरफ को पोजीशन वेक्टर और R2 से R1 की तरफ को पोजीशन वेक्टर कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। ओके, ये R21 का और R12 का दोनों का पोजीशन वेक्टर इक्वल ही होगा। अब Q2 से Q1 पर जो लगने वाला जो फोर्स होगा उसको हम वेक्टर फॉर्म में कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं,
F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आ जाएगा R21 जो कि हमें डायरेक्शन दिखाएगा कि जो फोर्स की डायरेक्शन है 2 से 1 की तरफ को है, क्योंकि हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं फोर्स जो है वो 2 से 1 की तरफ को आ रहा है। अब इसी तरीके से हम Q1 से Q2 पर लगने वाला फोर्स भी लिख सकते हैं, और यही जो इक्वेशन है ये कूलाम लॉ का वेक्टर फॉर्म है। कूलाम लॉ के वेक्टर फॉर्म से हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि दोनों फोर्स इक्वल हैं लेकिन इनके जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हैं। इससे ये पता चल जाता है कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, मतलब एवरी एक्शन हैव अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे जितना फोर्स एक दूसरे पे लगा रहा है उतना ही दूसरा भी उस पर लगा रहा है, मतलब ये न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ लेते हैं क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, total force acting on a given charge due to number of charges is the vector sum of the individual forces acting on the charge due to all the charges। मतलब कि सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर एक चार्ज पर बहुत सारे चार्जेस की वजह से फोर्स लग रहा है तो उस पर जो टोटल फोर्स लगेगा वो उन सब चार्ज के सिंगल जो उनका अपना इंडिविजुअल फोर्स है उसके वेक्टर सम के बराबर होगा। मतलब कि मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारे Q1 Q2 Q3 ऐसे लेकर बहुत सारे चार्ज हैं Qn तक, तो ये सब मान लेते हैं एक ही चार्ज Q पर फोर्स लगा रहे हैं, तो जो Q पर नेट फोर्स हो जाएगा F नेट इज इक्वल हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 ऐसे ही सो ऑन करके Fn तक। मतलब कि जो सबका इंडिविजुअल फोर्स होगा उसका टोटल सम जो आएगा वो टोटल फोर्स इस पर लगेगा। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक हम डिस्कस करेंगे, इससे आगे का हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना आने वाली एजुकेशनल वीडियोस के लिए, और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। आपके लिए मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ जो आपको अच्छे से समझ आ जाए, तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए आप लाइक बटन को दबाइए। बाय, टेक केयर।